जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 38वीं बीपीएससी से लेकर 68वीं बीपीएससी तक रसायन विज्ञान से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे गए हैं दोस्तों, उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, लोहे का विशुद्धतम रूप है। तो लोहे का जो विशुद्धतम रूप है दोस्तों वह कौन सा है? तो वह है पिटवा लोहा। राइट आंसर हो जाएगा डी। लोहे की विशुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। लोहा आवर्त सारणी के 8वें समूह का पहला तत्व है। कच्चा लोहा की तुलना में यह बहुत कम कार्बन सामग्री वाला लोहे का मिश्र धातु है। कच्चा लोहा भी लोहे का एक अन्य शुद्ध रूप है, लेकिन इसमें सिलिकॉन, मैग्नीज और तत्वों के अन्य निशान होते हैं, लेकिन इसमें आयरन की जो मात्रा होती है याद रखना है दोस्तों, कितना होता है? तो 2 से 4% तक होती है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो कौन सा एक तत्व नहीं है? तो गैस जो है दोस्तों वह तत्व नहीं है, जबकि धातु, अधातु और उपधातु ये क्या है दोस्तों? तो ये तत्व है। कौन सा इसमें तत्व नहीं है? तो गैस जो है दोस्तों तत्व नहीं है। तो आवर्त सारणी में तत्वों को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। धातु यानी मेटल्स, अधातु यानी नॉन मेटल्स तथा उपधातु यानी मेटलॉइड में विभाजित किया गया। हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन तथा सभी अक्रिय गैसों को अधातु की श्रेणी में क्या किया गया दोस्तों? रखा गया है। नेक्स्ट है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लेवोजियर को। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। तो एंटोनी लेवेजुयर को आधुनिक रसायन शास्त्र का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में होता है दोस्तों प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से होती है। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कारण तथा नाभिक का धनावेश केवल प्रोटॉनों के कारण होता है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये कण परमाणु न्यूक्लियस के घटक है। नेक्स्ट है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो वह है दोस्तों एवोगाड्रो का नियम। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। समान ताप और दाब, ये 2 कंडीशन यहाँ पर दिया गया है। तो यह जो है दोस्तों समान ताप और समान दाब पर क्या होता है? सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है? उसमें समान होती है। यानी ये कहने का सेंस है पीवी इक्वल टू, जो गैस लॉ है दोस्तों हमारा पीवी इक्वल टू एनआरटी, उसके बारे में ये बात कर रहा है। इसमें जो समान ताप है यानी टेम्परेचर समान है और प्रेशर जो है दोस्तों समान है। उसके बाद गैसों का जो निश्चित आयतन हो जाएगा दोस्तों वह किसके क्या हो जाएगा? तो ये जो भी हो जाएगा दोस्तों अणुओं की संख्या के समान, यानी n के बराबर हो जाएगा अगर p और t समान है। तो r क्या है दोस्तों? तो r तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो हो जाएगा दोस्तों वह किस पे डिपेंड करेगा? n पे। यह किसने बताया था? तो यह एवोगाड्रो ने बताया था दोस्तों, इसलिए इसे एवोगाड्रो का नियम कहा जाता है। तो एवोगाड्रो के नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर सभी आदर्श गैसों के समान आयतन में कणों या अणुओं की संख्या समान होती है। किसी गैस के 1 ग्राम मोल अणुओं की संख्या एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 तथा 20 है। इस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा? तो इस तत्व का द्रव्यमान कितना हो जाएगा दोस्तों? तो एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक मास कितना होता है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जितना होगा दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग कितना होगा? प्रोटॉन भी होगा, तो प्रोटॉन 18 हो गया और न्यूट्रॉन कितना है? 20 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 38। तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 38 हो जाएगा, यानी 38। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु क्या होता है दोस्तों? विद्युत उदासीन होता है। नेक्स्ट है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है। तो याद रखना न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग के बराबर होता है दोस्तों। द्रव्यमान यहाँ पर लिखा गया है, ये नहीं होगा। जितना संख्या होता है दोस्तों न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का, उन संख्याओं के योग को
द्रव्यमान संख्या कहा जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड कितना दिया गया है दोस्तों, तो एटॉमिक मास है इसका 242, ठीक है, और एटॉमिक नंबर कितना है इसका 94 है। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो एटॉमिक मास है हमारा दोस्तों 242 और एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉनों की संख्या को ही एटॉमिक नंबर कहा जाता है, ये है 94। तो यहाँ से हम आसानी से न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो 242 माइनस 94 ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 148। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है, तो आवेश रहित कण कौन सा होता है, तो न्यूट्रॉन जो होता है दोस्तों उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन अपरमाणु कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में इंग्लिश वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी, तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है, तो वह कौन सा है दोस्तों, तो वह है अल्फा किरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अल्फा धनात्मक होता है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मिलकर एक अल्फा कण बनाते हैं। उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को बीटा कण के रूप में जाना जाता है। स्पष्ट रूप से अल्फा कण प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण सकारात्मक रूप से आवेशित होता है, जबकि बीटा कण इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। कैथोड किरणें एक डिस्चार्ज ट्यूब में नकारात्मक इलेक्ट्रोड यानी कैथोड छोड़ने वाले इलेक्ट्रॉनों की एक क्या है दोस्तों, तो धारा है। नेक्स्ट है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, द्रव्यमान संख्या उनका क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान संख्या में। तो एक तत्व के जो समस्थानिक अलग अलग होते हैं तो द्रव्यमान संख्या में इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। समस्थानिक क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। तो समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं, अर्थात जिस तत्व की परमाणु संख्या क्या हो दोस्तों, समान हो, यानी प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग होता है, वे समस्थानिक कहलाते हैं। तथा समान परमाणु वाले तत्व समभारी कहलाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा C12, ठीक है, C6H12 और एक पढ़ा होगा दोस्तों कार्बन C614 यानी कार्बन 12 और कार्बन 14, ये दोनों क्या है दोस्तों, तो ये दोनों समस्थानिक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्रोटॉनों की संख्या समान है लेकिन यहाँ पर एटॉमिक मास जो है दोस्तों दोनों का डिफरेंट है, ठीक है, इसमें 12 है और इसमें 14 है। तो वैसे वैसे एलिमेंट को क्या कहा जाता है, तो समस्थानिक एलिमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है, तो यह होता है न्यूट्रॉन के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है। जब किसी भारी तत्व के परमाणु पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो भारी तत्व हल्के तत्वों में टूट जाता है एवं इसमें बहुत अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। किसी भारी तत्व का हल्के तत्वों में टूटने की प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, फैराडे स्थिरांक है। तो फैराडे स्थिरांक क्या है दोस्तों, तो सार्वभौमिक स्थिरांक है, यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये। तो फैराडे स्थिरांक जो है एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। यह कितना है, तो 96,487 कैलोरी पर मोल होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका pH 7 होता है, तो सभी को मालूम होगा दोस्तों शुद्ध जल का pH 7 होता है। उदासीन विलयन का भी जो pH होता है 7 होता है, लेकिन स्टार क्वेश्चन में लगा हुआ है, अब देखते हैं क्यों। तो उदासीन विलयन का pH 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है। शुद्ध जल का 25 डिग्री सेल्सियस पर pH मान कितना होता है, 7 होगा। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है, याद रखेंगे। 7 से अधिक pH मान का विलयन क्षारीय तथा 7 से कम मान का विलयन क्या होता है दोस्तों, अम्लीय होता है, ठीक है। तो हालांकि इसका आंसर क्या होना चाहिए था, इसका आंसर 1 से अधिक होना चाहिए था, यानी ई होना चाहिए था इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विलयन के pH का मान 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक क्या कहलाता है, तो क्षारीय कहलाता है। 7 से कम क्या कहलाता है दोस्तों, अम्लीय कहलाता है। और जिसका 7 कंप्लीट रहता है दोस्तों वह उदासीन विलयन कहलाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय विलयन। नेक्स्ट है, पानी का pH है, तो पानी का pH कितना होता है दोस्तों, तो 7 होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है, तो गलनांक पूछा जा रहा है, तो बोरॉन का जो गलनांक होता है वो सबसे उच्च होता है। किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। गलनांक पर ठोस और द्रव प्रावस्था साम्य अवस्था में होती है। बोरॉन का गलनांक कितना है, तो 2453 केल्विन है। और एल्युमिनियम का गलनांक जो है
33 केल्विन है। सिलिकॉन का गलनांक कितना है तो 1693 केल्विन है तथा लोहे का गलनांक कितना है तो 1808 केल्विन है। अतः बोरॉन का गलनांक क्या है दोस्तों तो सबसे अधिक है। नेक्स्ट है नीलम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो नीलम जो बनता है दोस्तों वह Al2O3 से बनता है यानी रूबी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो नीलम एक रत्न श्रेणी का खनिज है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है Al2O3 होता है। नीलम प्रकृति में भी मिलता है एवं कृत्रिम भी बनाया जाता है। नेक्स्ट है एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, H+ आयन की सांद्रता क्या होगी, तो इसकी सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बनाकर दिखाया गया है। pH बराबर क्या होता है तो -log H+ होता है, तो माइनस माइनस मिलकर कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 1/1000। अतः H+ का जो सांद्रता है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्चुअली pH का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है -log H+ आयन। ठीक है, H+, इसी फार्मूले से ये बनेगा दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1000 गुना क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन कैसा होता है दोस्तों, तो ब्रोमीन जो होता है वह होता है लाल द्रव। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक याद रखना है 35 होता है तथा यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, यह अज्वलनशील तथा जल में अल्प विलय है। ब्रोमीन वर्ग 17 का सदस्य है जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों जानते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो यूरेनियम है, रेडियम है, थोरियम है। कैडमियम जो है दोस्तों वह रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो कैडमियम धातु का वर्गीकरण संक्रमण धातु यानी ट्रांजिशन मेटल के रूप में किया जाता है तथा रासायनिक रूप से कैडमियम है एक तत्व है, परंतु यह रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। कैडमियम सिल्वर रंग की धातु होती है जिसमें नीले रंग की झलक होती है। कैडमियम एक विषैली धातु होती है। कैडमियम का सर्वाधिक उपयोग जो है निकल कैडमियम बैटरी के उत्पादन में किया जाता है। संघनन क्या है दोस्तों, तो संघनन सभी को मालूम होगा। वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, कंडेंसेशन यानी संघनन कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो जब कोई गैस तरल पदार्थ में परिवर्तित होती है तब इस स्थिति को संघनन कहा जाता है। अर्थात संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस संगठित होकर अर्थात ठंडी होकर द्रव अवस्था में बदल जाती है। उदाहरण बादल, कोहरा, वर्षा, ये जो है दोस्तों संघनन का बेहतर एग्जाम्पल है। आप लोगों को यह ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है, तो वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है ऑक्सीजन तथा एसीटिलीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो गैस वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ने अथवा ठीक करने का काम किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है। गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत चढ़ाई जाती है तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट कौन सा है, तो यह है दोस्तों सल्फोनेट। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो डिटर्जेंट आद्रक अथवा आद्रकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ अल्कील बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। डिटर्जेंट कठोर जल में भी क्या होते हैं दोस्तों, घुलनशील होते हैं। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वह कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, यानी इनमें से एक से अधिक। तो पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है परंतु इसमें खनिज, अम्ल और यूरिया भी मौजूद रहते हैं। पसीने में मुख्य रूप से क्या रहता है, तो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, आयरन तत्व पाए जाते हैं। अतः अविशिष्ट जो उत्तर होगा दोस्तों इसका क्या होगा, ई होगा, यानी एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है नीला थोथा का रासायनिक रूप क्या है, तो यह है दोस्तों कॉपर सल्फेट को CuSO4 को जो है दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, नीला थोथा कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नीला थोथा जिसे हम लोग ब्लू विट्रॉल के भी नाम से जानते हैं का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। इसका सूत्र जो होता है CuSO4 5H2O होता है। यह लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगहीन होता है परंतु हाइड्रेटेड लवण
नीले रंग का होता है। नीला तोता जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु मद यानी अल्कोहल में अघुलनशील होता है। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा यौगिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है दोस्तों, ए से आप बी जा सकते हैं, फिर पुनः जो है दोस्तों बी से आप क्या जा सकते हैं, ए की तरफ जा सकते हैं। तो वैसे परिवर्तन को क्या कहा जाता है, भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पानी का उबलना। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि अभिक्रिया समाप्त होने पर यह पानी पुनः अपने मूल अवस्था में आ जाएगी। अन्य उदाहरण कौन सा है, तो बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना, याद रखना है। मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर पूछा जाए मोम का जलना यानी मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है, तो याद रखना है दोस्तों यह कैसा है, तो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है। तो अलौह धात्विक खनिज कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ई। तो अलौह धात्विक खनिज वह खनिज है जिसमें लोहे के अंश का अभाव होता है, जैसे कोबाल्ट, टीन, तांबा, जस्ता आदि, ये जो है दोस्तों अलौह धातु हैं। ठीक है, वे सभी खनिज जिसमें लोहे की मात्रा होती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम। तो इसमें अगर पूछा जाए अलौह धातु कौन कौन सा हो जाता है, तो कोबाल्ट हो जाता दोस्तों, टीन हो जाता, ये जो है दोस्तों कैसा है, तो ये जो है अलौह धातु हैं। जबकि मैग्नीज और जो निकेल है दोस्तों वो कैसे धातु है, तो लौह धातु है। ट्यूबलाइटों तथा परखनलियों में प्रयोग किए जाने वाला ग्लास किससे बना होता है, तो यह बना होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर दे रहा है ऑप्शन ई। तो ट्यूबलाइट्स तथा परखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का एक अक्रिस्टलीय पारदर्शी मिश्रण है, जिसका निर्माण सिलिका, सीडियम ऑक्साइड तथा सोडियम एवं अन्य ऑक्साइडों से होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, तो ई। नेक्स्ट है निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। सभी को मालूम होगा चांदी की जो विद्युत चालकता होती है दोस्तों वो सबसे अधिक होती है। यहाँ पर क्रम दिया गया है, सबसे ज़्यादा होता है चांदी का, उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्युमिनियम, बेरिलियम और कैल्शियम। नेक्स्ट है पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो यह है दोस्तों नाइट्रोजन। लगभग कितना परसेंट पाया जाता है, तो 78%। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, तो लगभग 21%, याद रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो 0.03%। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट है अल्कोहल को कार्बोजेलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा जो है दोस्तों अल्कोहल को कार्बोजेलिक अम्ल में यानी कार्बोजेलिक एसिड में परिवर्तित किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो अल्कोहल का ये सूत्र दिया गया है दोस्तों, RCH2, ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है, CH2O को मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा कार्बोजेलिक अम्ल का ये फार्मूला दिया गया में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑक्सीडेशन एक कैसा है दोस्तों, तो रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वह है दोस्तों यूरेनियम। राइट आंसर हो जाएगा सी। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः यूरेनियम का उपयोग यानी प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त थोरियम, प्लूटोनियम आदि तत्वों का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है, तो अग्निशामक कौन सा होता है दोस्तों, यानी आग को बुझाने वाला तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो आग से बचाव हेतु कार्बन डाइऑक्साइड एक अच्छा अग्निशामक है। अग्निशामक यंत्रों में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लोरीन अथवा बकीबॉल कार्बन में परमाणुओं का बना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई। कितना परमाणु का बना होता है, तो 60 परमाणुओं का यह बना होता है, इसलिए इसका इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा ई। तो फ्लोरीन कार्बन का एक स्वरूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं। इसका उपयोग अतिचालकता, अर्धचालक, अस्नेहक आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है, तो द्रवों का क्वथनांक जो होता है दोस्तों, अगर अधिक आप ऊंचाई पर जाएंगे तो द्रव का जो होगा यानी लिक्विड का जो क्वथनांक हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा यानी घटता है। तो दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है तथा दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घटता है। दाब तथा क्वथनांक से समानुपातिक संबंध होता है, यही कारण है कि ऊंचाई के साथ क्वथनांक घटता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ क्या होता है दोस्तों, दाब घटने लगता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है,
पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु, तो वह है दोस्तों प्लेटिनम। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो अगर लिखित प्रश्न में भारी का तात्पर्य घनत्व से, उपर्युक्त विकल्पों में प्लेटिनम सर्वाधिक घनत्व गुणधर्म वाला धातु है, जिसका घनत्व कितना है, तो 21.45 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चांदी का कितना है दोस्तों, तो 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पारा का कितना है, 13.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तथा सोने का कितना है दोस्तों, तो 19.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो यह कहा था दोस्तों आइंस्टाइन ने। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। तो आइंस्टाइन ने बताया था कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग स्वरूप नहीं है, इन्हें एक दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है। इसी के संबंध में आइंस्टाइन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक समीकरण स्थापित किया, जिसे आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। इसके अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को पुनः द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है, E बराबर mc²। ठीक है, यहाँ c क्या है, प्रकाश का वेग है, m जो है दोस्तों द्रव्यमान है, और E क्या है दोस्तों, ऊर्जा है। वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वह क्या कहलाता है, तो यह है दोस्तों ईंधन सेल। जो क्या करता है, ईंधन की जो रासायनिक ऊर्जा है सीधे उसे किस में परिवर्तित कर देता है, तो विद्युत ऊर्जा में। तो फ्यूल जो सेल होता है दोस्तों, एक विद्युत रासायनिक युक्ति है जो ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ईंधन सेल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को सम्मिश्रित कर विद्युत धारा का निर्माण करता है तथा इस प्रक्रिया में जल बाई प्रोडक्ट होता है। ईंधन सेल भी एक साधारण बैटरी की भांति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परंतु यह ऊर्जा को क्या करता है दोस्तों, संचय नहीं करता है। तो याद रखना है आपको। टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या है, तो यह क्या है दोस्तों, तो यह है जिप्सम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जिप्सम जिसका रासायनिक सूत्र भी आपको याद रखना है, CaSO4 2H2O होता है, को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी CaSO4 हाफ H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ क्या कहते हैं दोस्तों, पेरिस कहते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 का होल ट्वाइस 2H2O, या इसी को लिखा जाता है CaSO4 हाफ H2O। दोनों सेम ही चीज़ है दोस्तों, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये जो है डी यहाँ पर, ये किसका सूत्र है, तो ये जिप्सम का सूत्र है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है दोस्तों अल्कीन। अल्कीन का फॉर्मूला भी याद रखना है CnH2n। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन कार्बन द्विआबंध वाले असंतृप्त श्रृंखला को अल्कीन कहते हैं। अल्केन कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त क्या है दोस्तों, श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। अल्काइन जो होता है दोस्तों वह क्या होता है, तो त्रिआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें विद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहते हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या है, तो सिरके को कहा जाता है दोस्तों एसिटिक एसिड। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। और ये फॉर्मूला भी याद रखना है, सिरके का क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, सिरके का IUPAC नेम क्या है, तो इथेनोइक अम्ल, जिसमें कार्बोजेलिक अम्ल प्रकार्यात्मक समूह होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है, तो वह है एसिटिक अम्ल। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है, तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, जो उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंतःक्षेपित की जाती है। नेक्स्ट है खनिज यानी मिनरल्स क्या है, तो मिनरल्स है अकार्बनिक ठोस। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खनिज यानी मिनरल्स प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला अकार्बनिक ठोस है जिसकी संरचना रवाकृत होती है। नेक्स्ट है वर्ष 1945 में नागासाकी यानी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, तो याद रखना प्लूटोनियम प्रयुक्त किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा सी। 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक बम जो है दोस्तों नागासाकी पर गिराया गया था। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय में विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है एक ही प्रकार का परमाणु
एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो यह मिलता है दोस्तों प्राकृतिक तत्व में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम जो होता है दोस्तों वह रिएक्टिविटी टेबल में सबसे आगे होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये दिया गया है तो ये रिएक्टिविटी टेबल को भी याद रखना है। पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद आयरन। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो श्वेत धातु किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ई। मूल रूप से श्वेत धातु लेड याद रखना है एवं लिथियम या अन्य धातुओं यथा कैडमियम, ठीक है, बिस्मथ एवं जस्ते की मिश्र धातु होती हैं। तो इसलिए इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो वह है दोस्तों हाइड्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। निकेल क्या है? निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, याद रखना है, निकेल जो होता है दोस्तों उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में क्या होती है? प्राप्त होती है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो उत्कृष्ट धातुएं होती हैं दोस्तों वह प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, गलत है। यूरेनियम सीसा जो है दोस्तों उत्कृष्ट धातु का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध एवं मिश्र रूप में भी पाई जाती हैं। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, आयोडीकृत लवण में रहता है। तो इसमें क्या रहता है दोस्तों? तो इसमें रहता है पोटासियम आयोडाइड। मोस्ट वीवीआई सवाल है। आयोडीकृत लवण में क्या रहता है सॉल्ट में? तो पोटासियम आयोडाइड रहता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा डी। पोटासियम आयोडाइड की संरचना एवं भौतिक गुणों में खाद्य लवण यानी टेबल सॉल्ट के समान है। व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटासियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट एवं सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग आयोडीकृत लवण बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, खाने का नमक यानी NaCl किससे बनता है? तो यह बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित नमक को उदासीन लवण कहते हैं, जैसे NaCl और KNO3। नेक्स्ट है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? तो वह है कार्बन। तो संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यता पाया जाता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। तो यह होता है दोस्तों केरोसिन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो प्रश्नगत विकल्पों में केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। रासायनिक रूप से केरोसिन जो होता है, जिसे हम लोग मिट्टी का भी तेल कहते हैं, हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। ज्ञातव्य कि हाइड्रोजन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होता है दोस्तों हाइड्रोजन और कार्बन का केवल यौगिक होता है, ध्यान में रखना है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। तो ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र कितना होता है? तो C4H10 होता है। इसका उपयोग जो है सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो पेट्रोलियम गैस का जो प्रमुख घटक है दोस्तों वो कौन सा है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन। इसलिए इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी LPG के मुख्य घटक कौन से हैं? ब्यूटेन लगभग कितना होता है? 65% और प्रोपेन कितना होता है? तो 35% होता है। इसमें अनहाइड्रोकार्बन इथेन भी अल्प मात्रा में हो सकते हैं। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो यह बहुलक है आइसोप्रीन का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बहुलीकरण यानी पॉलीमराइजेशन वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणु भार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक यानी मोनोमर कहते हैं एवं उत्पाद को बहुलक यानी पॉलीमर कहते हैं। आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबड़ है
आइसोप्रीन एक क्या है दोस्तों, तो कार्बनिक पदार्थ है जिसका सूत्र यहाँ पर दिया गया है कितना, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस मोनोमर एकलक का अर्थ हो गया दोस्तों, मोनोमर का बहुलक है, तो टेफ्लॉन याद रखना है दोस्तों किसका है, तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन एक ठोस फ्लोरोकार्बन है, इसका घनत्व 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है एवं इसका गलनांक लगभग कितना होता है, तो 327 डिग्री सेल्सियस होता है। यह विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाले यानी नॉन स्टिक सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, तो फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संयोग से बेकेलाइट बनता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बेकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक है, इसका रासायनिक नाम पॉलीऑक्सी बेंजाइल मेथिलीन ग्लाइकोल अनहाइड्रेटेड है। यह थर्मोसेटिंग है, याद रखना है। थर्मोसेटिंग फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है जो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से संघनन अभिक्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। इसकी खोज वर्ष 1907 से 1909 के मध्य बेल्जियम के रसायनज्ञ लियो बेकेलैंड ने की थी। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, तो यह होता है दोस्तों वसा। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाला वसा का एक प्रकार है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में क्या होता है दोस्तों, यानी फैट सेल में संचित होता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उनके पास एक जैसी संरचना होती है, नहीं दोस्तों, उनके पास एक जैसी संरचना नहीं होती है। ग्रेफाइट जो होता है हेक्सागोनल होता है और वो कैसा होता है, हीरा टेट्रागोनल होता है। उनकी कठोरता समान होती है, नहीं, हीरा सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है, तो ये भी नहीं होगा। उनकी विद्युत चालकता समान होती है, हीरे में तो कोई विद्युत चालकता नहीं होती है दोस्तों। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का चालक होता है, तो ये भी गलत है। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, यह भी जो है ये बिल्कुल सही है दोस्तों कि वे जो है एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। यह जो है स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा डी। ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपरूप यानी एलोट्रॉप्स हैं जिनकी क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है। हीरा जहां प्राकृतिक रूप से प्राप्त सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, वहीं ग्रेफाइट कम कठोर पदार्थ है। ग्रेफाइट की विद्युत चालकता हीरे से अधिक होती है। ग्रेफाइट और हीरे दोनों के हैं दोस्तों, तो कार्बन सहसंयोजिक बंधों से बने होने के कारण उनके रासायनिक गुण समान होते हैं और वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकता है। नेक्स्ट है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो इसमें होता है दोस्तों पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए ब्रीथ एनालाइजर या ब्रीथलाइजर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। इस उपकरण के माध्यम से किसी संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सांस को पोटासियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से गुजारा जाता है। ब्रेथलाइजर में लाल भूरा पोटासियम डाइक्रोमेट विलयन अल्कोहल से अभिक्रिया कर हरे रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इस हरे रंग की तीव्रता के माध्यम से छोड़ी गई सांस में अल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है, तो इसमें मुख्यतः क्या क्या होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए रिपीटेड सवाल पूछा गया है। ब्यूटेन और प्रोपेन भी होता है और कुछ मात्रा में इसमें इथेन भी होता है, हम लोगों ने देखा था। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन कौन सा है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, ओजोन भी होता है और नाइट्रस के ऑक्साइड भी जो होते हैं दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो ग्रीन हाउस गैसें वे हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। इनमें प्रमुख कौन है दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन कौन सा है, तो इसका रिपीटेड सवाल है दोस्तों। देखिए 64 बीपीएससी में ये सवाल आया हुआ है और 65 बीपीएससी में भी सेम सवाल पूछा गया, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न क्या होता है, तो यह होता है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO गैस उत्पन्न होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
डी। ईंधन के पूर्ण दहन से कौन सा गैस निकलता है, तो वो निकलता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। और ईंधन के अपूर्ण दहन से जो निकलता है वो निकलता है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन की कमी के कारण इंजन में पेट्रोल या डीजल का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, इससे मुख्यतः जो है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है साबुन ग्रीज को हटाता है, तो याद रखना है पाइसीकरण द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यहाँ डिटेल दिया हुआ है, तो पाइसी कारक दो या दो से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों को एक साथ मिलाकर एक अर्ध स्थिर मिश्रण बनने की प्रक्रिया है। सामान्यतः ध्रुवीय समूहों युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। उदाहरणार्थ साबुन किसका है दोस्तों, तो सोडियम तथा पोटासियम के वसीय लवण है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। कैसा है साबुन, तो सोडियम तथा पोटासियम के वसीय अम्ल लवण। साबुन के अणु में दो भाग होते हैं। लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा कितना होता है, तो C17H35 जो कि वसा में घुलनशील होता है, तथा जल में विलय ध्रुवीय भाग कौन कौन सा, तो COO-Na+ समूह। पाइसीकरण के दौरान साबुन का अध्रुवीय अल्किन समूह जो होता है यानी C17H35 तेल या ग्रीज को घोल लेता है, तथा ध्रुवीय जो समूह है दोस्तों जल में घुल जाता है। और जब इसे ठीक प्रकार रगड़ा जाता है तो ग्रीज छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल में निलंबित हो जाते हैं और जल के बहाव में सरलता से बह जाते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पर है पदार्थ और उपयोग, उसका एक तरफ दिया गया। तो एस्पार्टम क्या है, तो यह एक कृत्रिम मधुरक है। ठीक है, नियोप्रीन क्या है, तो नियोप्रीन एक संश्लेषित रबर है, सिंथेटिक रबर है ये। फ्रियोन क्या है, तो फ्रियोन जो है प्रशीतक है। और बेनाड्रिल क्या है, तो यह एक प्रतिहिस्टामिन है। तो ए का तो हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। तो 3, 4, 1, 2 एक ही ऑप्शन में है, वो ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो वह है दोस्तों H2SO4। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निःसृतों एवं प्रकृति में होने वाले विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर पृथ्वी पर गिरती हैं। इसे अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा में सामान्यतः H2SO4 की मात्रा लगभग कितना होता है, तो 70% होता है। अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा इसमें से सभी कारखानों से, कोयला जलाने से भी होता है, पेट्रोलों से भी होता है दोस्तों। ठीक है, तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड है एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा है। इन प्रदूषकों का उत्सर्जन कारखानों से, पेट्रोल से, ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों में कोयला जलाने से भी होता है। अतः इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही होगा। शुष्क बर्फ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ के समान दिखाई देती है, अतः इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ बिना द्रव रूप में बदले ऊर्ध्वपातित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो याद रखना है दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। शुष्क बर्फ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से अनबुझा चूना। ठीक है, तो अनबुझा चूना कौन सा है निम्नलिखित में से, जो कि बुझा हुआ चूना नहीं है। तो बुझा हुआ चूना के अनबुझा का अर्थ हो गया दोस्तों क्या, जो बुझा हुआ नहीं है। तो बुझा हुआ चूना कौन सा नहीं है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह बुझा हुआ चूना नहीं है, अनबुझा चूना CaO का। तो यह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए अनबुझा चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम यानी अनबुझा चूना कहते हैं। यह कमरे के तापमान पर क्रिस्टलीय ठोस होता है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है, तो चूने का जो पानी है दोस्तों वह CO2 के द्वारा दूधिया होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चूने का पानी यानी लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। और यह प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों एक से अधिक एलिमेंट इसमें शामिल होते हैं।
तो सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक चूना पत्थर होता है तथा सिलिका मिट्टी होता है, यानी SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड। चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी को एक साथ गर्म करने पर उनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप सीमेंट क्लिंकर का निर्माण होता है। इस क्लिंकर में जिप्सम भी होता है, कितना, तो 2 से 3% तक जिप्सम होता है, को मिश्रित करने पर सीमेंट का निर्माण होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो यह होता है दोस्तों H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। कार में द्वितीयक सेल प्रयोग में लाया जाता है। द्वितीयक सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु विलयन का उपयोग किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोड जो होता है, याद रखना है आपको, जबकि इलेक्ट्रोड लेड ऑक्साइड तथा स्पंजी लेड की बनी प्लेटें होती हैं। इन बैटरियों को लेड संचायक अथवा संचायक बैटरी भी कहते हैं दोस्तों। कारों, ट्रकों, इन्वर्टरों में प्रयोग होने वाले बैटरियां द्वितीयक बैटरियां के ही उदाहरण है। नेक्स्ट है, कार की बैटरियों में प्रयोग होने वाले अम्ल कौन सा है, तो वह है दोस्तों कौन सा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है, तो कार्बन किसमें नहीं है दोस्तों, तो सभी में कार्बन होता है। हीरा कार्बन का अप्रूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अप्रूप है, और कोयला में तो कार्बन पाया ही जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे सख्त यानी हार्ड कौन सा है, तो सबसे हार्ड है दोस्तों हीरा। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से प्रबल बलों द्वारा जुड़ा रहता है। इसके फलस्वरूप त्रिविमीय दृढ़ संरचना प्राप्त होती है। इसकी कठोरता के कारण इसका उपयोग कांच को काटने एवं कठोर पत्थर में छिद्र करने वाले औजारों को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है, तो वह है दोस्तों सोडियम बेंजोएट। राइट आंसर हो जाएगा सी। पारद धातु मिश्रण है, तो पारद धातु जो मिश्रण है पारद युक्त मिश्र धातु होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, तो वह कौन सा है, तो मीथेन है। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो खाना बनाने में मुख्यतः मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है। इसे गोबर, कूड़ा कचरा आदि से प्राप्त किया जाता है। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है, तो वह है दोस्तों मीथेन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाता है। बायोगैस के मुख्य संघटक मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, याद रखना है, नमी तथा सिलाक्सेन उपस्थित हो सकते हैं। गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन कितना होता है, तो 50 से 75% तक पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव होता है, तो पारा जो है दोस्तों सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है सब्लिमेशन। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाता है और जो ठंडा होने पर पुनः प्रारंभिक ठोस अवस्था में आ जाता है। नेक्स्ट है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड के चूर्ण, पहला तो यही याद रखना है, अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण प्रयोग किया जाता है। से निकलने वाला धुआं कौन सा है, तो यह है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाली धुआं कौन सा है दोस्तों, तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है, तो वाहनों से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड निकलते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है। तो वाहनों में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं। अतः इसका एक आंसर नहीं हो सकता है दोस्तों। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो इसमें कार्बन की मात्रा इसमें बढ़ाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता, तन्यता और सुघटता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता जाता है। कठोरता बढ़ने के साथ उसकी भंगुरता भी क्या हो जाती है दोस्तों, तो बढ़ जाती है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो पिचब्लेंड से जो है दोस्तों रेडियम प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना है। पिचब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। पिचब्लेंड रेडियम का अयस्क है, लेकिन पिचब्लेंड में रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम होता है। क्यूरी दंपति ने
रेडियम प्राप्ति के लिए पिचब्लेंट का ही शोधन किया था। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों ऐसा होता है? तो क्लोरीन के कारण। तो तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि तालाब के जल शुद्धिकरण में Cl2 का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन की अधिकता के कारण शरीर की त्वचा क्या हो जाती है दोस्तों? तो जल जाती है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जब जलाएंगे दोस्तों तो क्या बनेगा? तो यह बनेगा दोस्तों जल। राइट आंसर हो जाएगा डी। सोने को घोला जा सकता है, राइट आंसर हो जाएगा, इनमें स्टार लगा हुआ देख लेते हैं। सोने को एक्वा रिगिया में घोला जा सकता है। एक्वा रिगिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का आयतन की दृष्टि से 1:3 का मिश्रण होता है, अतः इस प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो हाइड्रोफ्लोरिक जो एसिड होता है दोस्तों कांच की बोतल में क्यों नहीं रखा जाता? कि कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से क्या करता है दोस्तों? यह अभिक्रिया करता है, यानी SiO2 से यह क्या कर लेता है दोस्तों? अभिक्रिया कर लेता है, इस कारण इसे नहीं रखा जाता। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच में नहीं रखा जाता। H2F अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है, यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर लेता है जिससे बोतल में विस्फोट हो जाता है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सा है? तो वह है दोस्तों तांबा। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो वायु में थोड़ी देर रखने के बाद तांबा धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वस्तुतः यह वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग? तो लाल रंग निकलता है दोस्तों स्ट्रोंशियम से, याद रखना है। हरा रंग किससे निकलता है? तो बेरिलियम से निकलता है दोस्तों, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो स्ट्रोंशियम लवण यानी स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट के कारण पटाखा फूटने पर लाल रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है, तो यह है एक दोस्तों एस्टर। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखना है कि नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है दोस्तों एक एस्टर है। तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है एक एस्टर है जिसका उपयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता है, क्यों नहीं प्रदान किया जाता है? कि ये LPG द्वारा चौक हो जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। LPG में अत्यधिक दबाव पर संपीड़ित कर गैस को द्रवीकृत किया जाता है। इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चौक हो जाने की संभावना रहती है, अतः दाब मापक नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो वह है दोस्तों हेमेटाइट। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। मोनाजाइट किसका है? तो याद रखना है मोनाजाइट है दोस्तों थोरियम का। ठीक है, यूरेनियम, इसे पिचब्लेंट से क्या मिलता है? तो यूरेनियम, याद रखना है। तो हेमेटाइट लोहे से अयस्क से लोहे की प्राप्ति होती है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो जल में अधिक विलय होता है विरंजक चूर्ण, तो यह गलत स्टेटमेंट है। तो विरंजक चूर्ण एक पीत ध्वल चूर्ण होता है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। विरंजक चूर्ण को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं तो इससे धीरे धीरे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड अथवा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा तनु हाइड्रोलिक अम्ल के साथ अभिक्रित होकर क्लोरीन गैस प्रदान करता है। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला भी याद रखना है, CaOCl2 प्लस CO2 करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस निकलेगा। फिर CaOCl2 HCl से अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम CaCl2 बनाएगा और H2O प्लस क्लोरीन। फिर विरंजक चूर्ण जब H2SO4 से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम सल्फेट बनाता है, H2O बनाता है और क्लोरीन गैस रिलीज करता है। नेक्स्ट है, किस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं? तो जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाया जाता है वह होता है दोस्तों प्रगलन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो प्रगलन की प्रक्रिया में अयस्क के अपचयन से उच्च ताप पर धातु प्राप्त की जाती है। इस प्रक्रिया में धातु जो होता है फ्यूज्ड या मिश्रित या शुद्ध अवस्था में होती है। नेक्स्ट है, जस्ते से एक आयतन भाग यानी घनत्व कितना है 7100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को 2 आयतन भाग तांबा में मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व कितना होगा? तो यह हो जाएगा 283
किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 1 भाग जस्ता और 2 भाग क्या है दोस्तों, तांबा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया और 3 से डिवाइड दे देंगे तो कितना बन जाएगा, 8300 ग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से पीतल के घटक है, तो पीतल किससे मिलकर बनाता है, तो जस्ता और तांबा से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है दोस्तों बर्तन को ऋण ध्रुव पर और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव पर। इंपॉर्टेंट है, बर्तन को किस में रखा जाता है दोस्तों, ऋण ध्रुव पर यानी कैथोड पर, और शुद्ध जस्ते को किस पे रखा जाता है, धन ध्रुव यानी एनोड में बनाया जाता है। तो जस्ते से बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में जस्ता 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धन आयन बन जाता है और बर्तन इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणात्मक हो जाता है। इससे जस्ता धन ध्रुव और बर्तन जो है ऋण ध्रुव के ऊपर परिणत हो जाता है। नेक्स्ट है, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, तो याद रखना है दोस्तों, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका वजन क्या होता है, बढ़ जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एक लंबे समय तक बढ़ता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो लोहे में जब जंग लगती है तो उसका ऑक्सीकरण यानी Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड में होने लगता है। आयरन के साथ ऑक्सीकरण के मिल जाने के कारण लोहे का वजन बढ़ जाएगा, लेकिन लोहे पर जंग लगने के लंबे समय बाद जंग के कारण लोहे के खत्म होने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। इससे लोहे का वजन कम हो जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने अंतिम उत्तर प्रश्न में इसका विकल्प क्या माना है, ए माना है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो लोहा निकेल क्रोमियम का यह मिश्र धातु है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई यानी ई। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जो धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाते हैं। लोहा के साथ कार्बन, निकेल, क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। देखिए 63वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया है और यही सवाल रिपीटेड है। अच्छा, 2007 63वीं बीपीएससी का ही सवाल यहाँ पर फिर से दे दिया गया। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ई। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो लोहा निकेल क्रोमियम का यह मिश्र धातु है। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो यहाँ पे लोहा निकेल क्रोमियम नहीं, लेकिन लोहा और क्रोमियम है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो ऋणात्मक आवेश अभी शुरुआत के क्वेश्चनों में हम लोगों ने देखा था। बीटा कणों में क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, और अल्फा किरणों में क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों में अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती है। अल्फा धनावेशित, बीटा ऋणावेशित और गामा क्या होता है, तो उदासीन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स संरूपण धातु तत्वों के लिए प्रयोग होता है, तो धातु तत्वों के लिए कौन सा प्रयोग होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 2882। 28 क्या होता है, तो अक्रिय गैस नियॉन के लिए, 287 हैलोजन के लिए, क्लोरीन के लिए, और 288 अक्रिय गैस आर्गन के लिए। जबकि 2882 क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन संरूपण क्षारीय धातु का है, याद रखना है। नेक्स्ट है, CO समूह का आबंध क्रम है, राइट आंसर हो जाएगा 3। बॉन्ड ऑर्डर वह संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंध कितना मजबूत है। बॉन्ड ऑर्डर का अधिक होना अधिक मजबूती तथा बॉन्ड ऑर्डर का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। CO समूह का आबंध क्रम कितना है, 3 है। नेक्स्ट है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना होगा, तो द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास मैंने बताया दोस्तों क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, यानी 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा दोस्तों, एटॉमिक मास 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है, तो इसका आकार है अष्टफलकीय। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है, तो अष्टफलकीय होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। एक तत्व X की 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, तो इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, और ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन किसको दे देगा दोस्तों, इसको दे देगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, XH4। राइट आंसर हो जाएगा डी। को किसी तत्व के बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की सहायता से सहसंयोजी बंधन बनाएगा। हाइड्रोजन के 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन
होता है, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। अतः भातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व के साथ 4 हाइड्रोजन प्रतिक्रिया करेंगे, इस प्रकार XH4 का निर्माण करेगा। बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड कितना होता है? तो ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है क्या? C6H6 को बेंजीन कहा जाता है। अगर आपने देखा होगा बेंजीन को, तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा होता है? हाइड्रोजन होता है सभी में, ये सभी कार्बन। तो कितना हो जाएगा? तो काउंट यहाँ पर कर सकते हैं कितना सिग्मा होगा और कितना पाई होगा। तो पाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? पाई 3 हो जाएगा, 1 2 और 3, बाकी जो बच गया वो सिग्मा हो जाएगा। तो कौन कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, 7 8 9 10 11 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 12 सिग्मा होगा और 3 पाई होगा। तो ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड सवाल था। तो बेंजीन एक जो है हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र C6H6 है। इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक आबंध से हाइड्रोजन से और 2 से अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणु से संबंध रहता है। कार्बन का चौथा बंध युग्म बंध के रूप में उपस्थित माना गया है। इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंध उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है, ठीक है। फिर है, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। यानी जब शुद्ध जल में आप नमक डालेंगे दोस्तों तो उसका क्वथनांक घट जाएगा, सही है। और हिमांक उसका क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाएगा। और जब जल में मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्या हो जाता है दोस्तों? तो उस समय जल का भी क्वथनांक घट जाता है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है दोस्तों? सही है। राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि अशुद्धियाँ मिलाने पर क्या होता है दोस्तों? क्वथनांक घट जाता है, याद रखना है आपको। तो जब अशुद्धियाँ मिलाते हैं दोस्तों तो क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ जाता है, याद रखना। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक क्या हो जाता है दोस्तों? घट जाता है। यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है। यदि जल का निर्माण H2 से ना होकर ड्यूटेरियम से हो तो उस पानी को भारी कहेंगे। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O होता है। नेक्स्ट है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप समस्थानिक के बारे में पूछा जा रहा है। वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न पाई जाती है। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों, तो राइट आंसर यही होगा कि प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों? समान हो जाएगा। और न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्नता के कारण परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। वैसे को क्या कहा जाता है? आइसोटोप कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूध उदाहरण है, तो दूध जो है दोस्तों कोलाइड और इमल्सन दोनों का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। तो कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें मिश्रण के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। कोलाइड के कई रूप या प्रकार हैं, जैसे एरोसोल, गैस माध्यम में द्रव का मिश्रण इमल्सन, द्रव माध्यम में द्रव का मिश्रण जेल, ठोस माध्यम में द्रव का मिश्रण आदि। दूध फेस क्रीम इमल्सन का उदाहरण है। ध्यान में रखना है, इस प्रकार दूध इमल्सन है जो एक तरह का कोलाइड विलयन है। अतः इस प्रश्न का विकल्प बी और सी दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत अंतिम रूप से ग्लूकोज बनेगा। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो पाचन में कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत ग्लूकोज बचता है, जो बचता है या बनता बोल रहा है दोस्तों? बनता है, तो यह बचता सेम ही चीज है, जो कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? तो यह होता है इथाइल अल्कोहल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइमों की उपस्थिति में धीमी गति से सरल पदार्थों में परिवर्तन किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहलाता है। अंगूर एवं अन्य फलों के रसों को ईस्ट यानी खमीर, जिसमें उपयुक्त एंजाइम है, की उपस्थिति में किण्वन द्वारा अल्कोहली पेय पदार्थों के निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस प्रक्रम में जो है दोस्तों मॉलेसेज सीरा अथवा गन्नों एवं फलों से प्राप्त शर्करा अथवा विभिन्न प्रकार के अन्नों से प्राप्त स्टार्च एंजाइम इन्वर्टेज, याद रखना है दोस्तों कौन सा है एंजाइम, कौन सा है इन्वर्टेज की उपस्थिति में सर्वप्रथम ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित होते हैं। इन दोनों के सूत्र क्या है? तो C6H12
O6। यहाँ पे एंजाइम याद रखना है कौन सा है, इन्वर्टेज। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज दोनों ही एक अन्य एंजाइम यानी जाइमेज की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल, ये भी पूछा गया सवाल है। जाइमेज एंजाइम के बारे में याद रखना है। इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला कौन सा एंजाइम है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को इथाइल अल्कोहल में, तो वह है जाइमेज। एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। इन्वर्टेड तथा जाइमेज दोनों एंजाइम ईस्ट में विद्यमान होते हैं, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है, तो वह है कौन सा, तो जाइमेज। पूछा गया सवाल है, याद रखेंगे, सी हो जाएगा। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो इथाइल अल्कोहल बनता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ग्लूकोज का सूत्र होता है तो C6H12O6, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यूरिया में उपस्थित होता है तो यूरिया में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन चारों उपस्थित होता है, और ये यूरिया का सूत्र दिया गया है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है CONH2 का होल ट्वाइस होता है। यूरिया में लगभग जो है दोस्तों 46.67% नाइट्रोजन अमाइड के रूप में उपस्थित होता है, तो ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहते हैं, तो याद रखना है दोस्तों। पूछ सकता है कार्बामाइड किसे कहा जाता है, तो यूरिया को कहा जाता है कार्बामाइड। नेक्स्ट है अपमार्जक डिटर्जेंट कौन सा है, तो शोधन अभिकर्ता होता है डिटर्जेंट। तो सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाला पदार्थ साबुन एवं अपमार्जक कहलाता है। वास्तव में हम जिस साबुन का उपयोग वर्षों से कर रहे हैं वह अपमार्जक श्रेणी में ही आता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, तो साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है वनस्पति तेल। तो जब किसी तेल अथवा वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ विवेचित करते हैं तो तेल अथवा वसा संगत एसिड सोडियम लवण एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है पीतल में कौन सी धातु है, तो तांबा और जस्ता होता है दोस्तों पीतल में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं, बेसिक और एसिडिक यानी एम्फोट्रिक नेचर शो करते हैं तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, तो सभी अल्फा, बीटा और गामा तीनों किरणें उत्सर्जित करते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो कौन सा है, नाइट्रोजन है, 78% लगभग पाया जाता है। वायु एक क्या है, तो वायु एक मिश्रण है दोस्तों, वो भी कैसा मिश्रण है, तो याद रखना ये समांग मिश्रण है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यह है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%, आर्गन कितना होता है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है तो 0.03% पाया जाता है। मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है, तो यह है दोस्तों एलिथ्रिन, याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में क्या सक्रिय रसायन होता है, तो एलिथ्रिन। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है दोस्तों, तो यह है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के घुलनशील होने के कारण क्या होता है, जल कठोर होता है। तो कठोर पानी वह है जो अपमार्जक यानी साबुन लगाने पर झाग सहजता से उत्पन्न नहीं करता। इसका मुख्य कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। हास्य गैस कौन सा है, तो N2O को क्या कहा जाता है, लाफिंग गैस कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O को जो है दोस्तों हंसाने वाला गैस कहा जाता है यानी लाफिंग गैस। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, सूची 1 का सूची 2 से मिलान क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ओजोन छिद्र किसके कारण होता है, तो वैश्विक तापन तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो गया, ओजोन छिद्र हो गया क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से मापा जाता है, त्वचा कैंसर परावैंगनिक किरणें। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 3, सी का हो गया 4 और डी का हो गया क्या दोस्तों 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 किस में, तो यह ऑप्शन बी में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जाती है, तो यह पैदा किया जाता है दोस्तों यूरेनियम से, राइट आंसर हो जाएगा डी। तो विद्युत शक्ति जल से, कोयले से, यूरेनियम और नाभिकीय अभिक्रियाओं से, पवन शक्ति से, अन्य विधियों से पैदा की जा सकती है। अम्ल वर्षा का घटक है तो H2SO4 जो है अम्ल वर्षा का घटक इसमें HNO3 और H2SO4 दोनों है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, अम्ल वर्षा का घटक कौन सा है, तो HNO3 और H2SO4 दोनों होता है। तो वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक
निःसृतों एवं विकृतों से होने वाले विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैस वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक अम्ल बनकर पृथ्वी पर गिरते हैं। इसे अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल की सर्वाधिक मात्रा होती है, लगभग 70%। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है, तो यह किया जाता है ऑक्टेन संख्या के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सीएनजी का मुख्य घटक है CH4 जो है मीथेन जो होता है तो सीएनजी का मुख्य घटक होता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो सीएनजी धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है और इसमें 80% से 90% मात्रा मीथेन की होती है। मीथेन गैस पेट्रोल एवं डीजल की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड को 70%, नाइट्रोजन ऑक्साइड को 87% और जैविक गैसों को लगभग 89% कम उत्सर्जित करती है। याद रखना है दोस्तों। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है दोस्तों केरोसिन में। ये री एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और पहले भी पूछा जा चुका है। तो केरोसिन में अनुपस्थित होती है। रासायनिक रूप से केरोसिन यानी मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। ज्ञातव्य है कि हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है। तो एंटीबायोटिक औषधि का इसमें से उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो पेनिसिलिन जो है दोस्तों एंटीबायोटिक औषधि का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दिए गए विकल्पों में पेनिसिलिन यानी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है, एस्पिरिन तथा पैरासीटामोल पीड़ानाशक है एवं ज्वरनाशक औषधियाँ, जबकि क्लोरोक्विनोन क्या होता है दोस्तों? तो मलेरिया रोधी यानी एंटी मलेरियल औषधि है। किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो किसके साथ गर्म करने पे बनेगा दोस्तों? तो यह बनेगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा दोस्तों? तो अम्ल बनेगा। तो सोडियम क्लोराइड को किसी भी एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल का निर्माण होता है। किसी भी पदार्थ के साथ इसे गर्म करने से सोडियम क्लोराइड ही शेष बचता है। जस्ते से बनता है, तो जस्ते से बनता है दोस्तों विद्युत बैटरी। जस्ता धातु का निष्कर्षतः मुक्त सल्फाइड अयस्क जिंक ब्लेंड यानी ZNS से किया जाता है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। इसका उपयोग विद्युत बैटरी तथा मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। नेक्स्ट है यूरेनियम से क्या बनता है? तो यूरेनियम से बनता है दोस्तों बिजली। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो यूरेनियम आवर्त सारणी की एक अंतर्वर्ती श्रेणी एक्टिनाइट श्रेणी का तृतीय तत्व है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत यानी बिजली के निर्माण में होता है। कोयले का उपयोग किया जाता है, तो जलाने में किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। कोयले का प्रयोग घरों और उद्योग धंधों में ईंधन के रूप में होता है। इसका उपयोग कोल गैस बनाने व कोक बनाने तथा भाप के द्वारा रेल इंजन को चलाने में किया जाता है। नेक्स्ट है हीरा अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप है हीरा। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 अन्य परमाणु के साथ आबंधित होकर एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का क्या करता है दोस्तों? निर्माण करता है। नेक्स्ट है मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थों पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो यह कहलाती है दोस्तों क्रोमेटोग्राफी। याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो किसी मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थों पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्रोमेटोग्राफी यानी वर्ण लेखन कहलाता है। क्रोमेटोग्राफी की विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है। इस कारण वे किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं और इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरे में वर्णाक्षरों एक्स का मतलब क्या है? तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों? तो अज्ञात। राइट आंसर हो जाएगा बी। एक्सरे में वर्णाक्षर जो होता है दोस्तों एक्स का मतलब अननोन किरणें हैं। ज्ञातव्य है कि एक्स किरणें एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। याद रखना है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। यह चिकित्सा पद्धति आंतों के रोगों के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वाटर गैस। वाटर गैस में क्या होता है? तो वाटर गैस में होता है वाटर गैस में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। इसका ऊष्मीय मान याद रखना है दोस्तों 2800 किलो कैलोरी पर केजी होता है। इसका उपयोग हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में अपचायक के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है खाली स्थान के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन का कारक है दोस्तों। तो याद रखना है उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण क्या होता है?
पानी एक उत्कृष्ट शीतलन का कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन का कारक है। जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, जिससे तात्पर्य है कि जल को गर्म करने के लिए काफ़ी मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है तथा ठंडा होने के लिए भी बड़ी मात्रा में ऊष्मा का निकालना पड़ता है। इस प्रकार जल न तो जल्दी गर्म होता है और न ही जल्दी ठंडा। जल का यह गुण उसे उत्कृष्ट शीतलन एजेंट बनाता है। नेक्स्ट है, जब धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। कौन कौन सा है? तो इसमें याद रखना है Al2 एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो होता है दोस्तों एम्फोटिक नेचर शो करता है इन दोनों का ऑक्साइड। तो इसका आपसे पूछ रहा है वही सवाल कि उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन है। तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड यानी Al2O3 और जिंक के ऑक्साइड जो होते हैं दोस्तों वे एम्फोटिक नेचर के होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। ज्ञातव्य के कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके नमक एवं पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। उल्लेखनीय कि ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय उभयधर्मी ऑक्साइड दोनों के रूप में कार्य करते हैं। Cu की प्रकृति क्षारीय अर्थात यह उभयधर्मी नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस अपनी ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है? राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि कौन सा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ज्ञातव्य कि ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसी घटना है जहां पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ गैसें सूर्य से ऊष्मा को अवशोषित करके उन्हें रोकती है। इन गैसों को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है। ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प शामिल है। धातु अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सा गैस विमुक्त करता है? तो Ca2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। साथ में धातु के लवण एवं पानी भी सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। नेक्स्ट है, ये यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों HCOOH, ठीक है, और COOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो इसको कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो इसको ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऑक्जेलिक अम्ल एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C2H2O4 होता है। इसे इथेन डायोइक अम्ल या ऑक्सीरिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्बनिक यौगिक कई सब्जियों तथा पौधों में पाया जाता है। ज्ञातव्य है कि 1740 ईस्वी के पश्चात डच वैज्ञानिक हर्मन बोइवे द्वारा वुड साडेल से ऑक्जेलिक अम्ल के लवण निकाले गए थे। नेक्स्ट है, आपको 3 प्रश्नावली दी गई है, उनमें से एक में आसुत जल है यानी शुद्ध जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो लाल लिटमस पेपर को नीला कौन सा करता है दोस्तों? तो वह है क्षार। राइट आंसर हो जाएगा सी। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो एसिटिक अम्ल की जो गंध होती है दोस्तों वह सिरके के समान होती है। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो एसिटिक अम्ल को एथनोइक अम्ल, सिरका एवं कार्बोजेलिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र याद रखना CH3COOH होता है। इसकी गंध सिरका के समान होती है। शुष्क HCl शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है? क्यों नहीं बदलता है दोस्तों? क्योंकि कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में क्या करता है दोस्तों? रंग बदलता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो लिटमस पेपर का रंग केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजनियम आयन जैसे आयनों की उपस्थिति में बदलता है। HCl इन आयनों को केवल जलीय घोल के रूप में उत्पन्न कर सकता है। अतः शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलती है। विषम का पतल लगाइए, फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये सभी के सभी क्या हैं दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। फलों का पकना, सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना, इसलिए इसमें से कोई भी विषम नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो विकल्प में दिए गए फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग तथा कोयले का जलना सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं और सभी ऊष्माक्षेपी हैं। नेक्स्ट है, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है दोस्तों सत्य है? उनकी विद्युत चालकता समान होती है, गलत है। उनके पास समान क्रिस्टलीय संरचना है, गलत है। उनके पास समान डिग्री की कठोरता होती है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये रिपीटेड सवाल है दोस्तों, अच्छा सवाल है, ध्यान में रखना है। तो इन सब चीज़ों को पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, याद रखेंगे।
तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों को कार्बन के एलोट्रोप्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन न तो उनकी क्रिस्टलीय संरचना और न ही उनकी कठोरता समान होती है। हीरे में कार्बन परमाणु जो होता है त्रिविमीय चतुष्फलक संरचना बनाते हैं, जबकि ग्रेफाइट में यह समतल षष्ठकोणीय वलय की तरह होते हैं। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट सबसे मुलायम पदार्थ है। इसी प्रकार हीरा विद्युत का कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट का है दोस्तों विद्युत का अवघटनी के तौर पर किया जाता है, क्योंकि यह विद्युत का क्या होता है, उत्कृष्ट चालक है। नेक्स्ट है कोलाइड कण के आकार की सीमा क्या है। तो कोलाइड कण के आकार की सीमा इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 पे पावर माइनस 7 मीटर से 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कोलाइड कणों का आकार 10 पे पावर माइनस 7 मीटर से 10 पे पावर माइनस 10 मीटर होता है। इसके कणों को नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता है, बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसके कण छन्ना मात्र के आर पर आ जा सकते हैं। कोलाइड के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं, तो सोल, जेल और एरोसोल। नेक्स्ट है अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है, तो यह है दोस्तों दीपक की कालिख। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है, तो यह है दोस्तों बर्जिलियस। याद रखेंगे, आधुनिक जो परमाणु प्रतीक है वह बर्जिलियस द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाता है। आधुनिक परमाणु प्रतीक जो है बर्जिलियस द्वारा प्रस्तावित विधि पर क्या है दोस्तों, आधारित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना यह रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा सी। जबकि अनुत्क्रमणीय होना, यानी अगर कोई भी चीज़ अगर मान लेते हैं दोस्तों, किसी कागज़ को जलाया जाता है तो फिर उसे रिटर्निंग नहीं किया जा सकता, इसी को कहा जाता है अनुत्क्रमणीय। नए पदार्थ बनना यह सही है, यह होता है इसमें। ऊर्जा का अवशोषण होना यह भी होता है, लेकिन ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना यह नहीं होता रासायनिक परिवर्तन में। राइट आंसर हो जाएगा सी। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में अनुक्रमणीय घटना होना, नए पदार्थ बनना, ऊर्जा का अवशोषण होना रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है, जबकि ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थ से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते कहा जाता है, तो यह कहा जाता है जल शुष्क। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों को से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं उन्हें जल शुष्क यानी डेसिसेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है। क्यों खतरनाक है दोस्तों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कर लेता है, जो कि हानिकारक होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक होता है, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करके रक्त परिसंचरण को बाधित करता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन, याद रखना है, गंधहीन गैस है जो मोटर वाहन तथा भट्टियों में ईंधन के जलने से निकलती है। तो दोस्तों ये था आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल। तो यह डिस्कशन आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर कोई चैनल पर हमारे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों जीव विज्ञान से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।